हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेघना हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो वैक्सीनेशन और कोविड-19 से रिलेटेड है, जिसे एक्सपर्ट ने उसका जवाब दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी नामक अलग अलग वैक्सीनों को किन कंपनियों ने विकसित किया है? इन तीनों में क्या अंतर है और ये शरीर के अंदर जाकर किस प्रकार काम करते हैं? तो इसका जवाब है, कोवैक्सीन भारत में बना हुआ है। इसका विकास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक ने मिलकर किया है। वायरस को निष्क्रिय करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। भारत बायोटेक की फैक्ट्री हैदराबाद में है। कोवैक्सीन को इंजेक्शन के ज़रिए लगाया जाता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड में कोविशील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है और ये कंपनी की फैक्ट्री भी वहीं पर है। ये वैक्सीन जगत की बहुत जानी मानी कंपनी है। केवल कोविड-19 की वजह से नहीं, बल्कि कई बीमारियों को रोकने वाली वैक्सीन यहाँ बनती है। कंपनी द्वारा बनाए गए वैक्सीन की सप्लाई भारत से बाहर भी होती है। कोविशील्ड में एंडेनो वायरस को लिया जाता है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है। ब्रिटेन में इसे एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। सीरम इसे भारत में बना रही है। भारत में इसे कोविशील्ड नाम दिया गया है। और दोस्तों, स्पुतनिक रशिया से आ रही है। भारत में वो डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ तालमेल करके अपना वैक्सीन ला रही है। ऐसा नहीं है कि स्पुतनिक केवल रशिया से वैक्सीन ला रही है, भारत में रेड्डीज इसे बनाएंगी। ये तीनों सेफ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पिछले 1-1.5 महीने से डबल म्यूटेंट का काफ़ी असर देखा जा रहा है। क्या इसका कोई डेटा उपलब्ध है कि डबल म्यूटेंट पर इन तीनों वैक्सीन में से कौन कितना प्रभावित है या है भी या नहीं? तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है। सबको इस बात की जानकारी है कि वायरस जब अपना आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। ये भी हो सकता है कि फैलने की वजह से वायरस कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई वायरस सशक्त भी हो जाते हैं। डबल म्यूटेंट जल्द से जल्द फैलने से सक्षम है। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि ये वैक्सीन इस डबल म्यूटेंट के खिलाफ कारगर साबित होगा या नहीं। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि ICMR ने इसे टेस्ट किया है और ये देखा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड डबल म्यूटेंट UK वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। और दोस्तों, अभी हमें स्पुतनिक के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें दुविधा में नहीं पड़ना है। हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। हम इस चर्चा में रह जाते हैं कि म्यूटेंट तो आ गया है, हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, ये कारगर रहेगा या नहीं, ये गलत है। आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वैक्सीन की प्रभाविकता क्या होती है? इसे कैसे तय किया जाता है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की प्रभाविकता कितनी है? तो दोस्तों, जवाब है इसका, प्रभाविकता को इस तरह समझ सकते हैं कि आप शोध के दौरान 2 अलग अलग ग्रुप को लेते हैं। मान लीजिए कि एक ग्रुप में 100 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिन्हें वैक्सीन लगाई गई। दूसरे ग्रुप में 100 ऐसे लोगों को लिया गया जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई। अब देखना है कि जिस ग्रुप को वैक्सीन लगाई गई है उसे वायरस से किस तरह का खतरा है, वही जिस ग्रुप को वैक्सीन नहीं लगाई गई उसे वायरस से कितना खतरा है। इसी आधार पर प्रभाविकता को तय की जाती है। ये वैक्सीन संक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन इस वैक्सीन की वजह से वायरस से अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपको ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं होंगे। आप इसके ज़रिए हॉस्पिटलाइज, ऑक्सीजन की ज़रूरत और दुर्भाग्यपूर्ण मौत को टाल सकते हैं। इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, क्योंकि ये संक्रमण रोकने वाली वैक्सीन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहन कर चलें। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम वैक्सीन ले लिए तो गैर जिम्मेदार हो जाएं और बाहर से वायरस लेकर घर आ जाएं। आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये करना चाहिए।
वैक्सीन लगवाने के बावजूद मास्क पहनना चाहिए। इससे दूसरे लोगों को संक्रमण नहीं फैलेगा। वैक्सीन और मास्क लगाकर हम इस जंग को जीत सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि कोवैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है, हम तो कोवैक्सीन लगवाएंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वे कोवैक्सीन ही लगवाएंगे, कोविशील्ड नहीं लगवाएंगे। क्या ये धारणा सही है? तो दोस्तों, लोगों को इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वैक्सीन गर्भवती महिलाओं पर सेफ है या नहीं, इस बारे में ज़्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है, ये अलग केस है। लेकिन अनवयस्कों को अगर कोवैक्सीन या कोविशील्ड में से जो भी मिल रहा है वो लगवा लेना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोविशील्ड सेफ नहीं है, ये इसे सपोर्ट करने वाले आंकड़े नहीं हैं। अगर ये सेफ नहीं होता तो इसे मंजूरी ही नहीं मिलती। फेज़ 1 ट्रायल सेफ्टी को लेकर ही होता है। हालांकि कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट किसी भी वैक्सीन में हो सकता है। अभी बहुत ही ज़रूरी यह है कि दूसरी लहर चल रही है कि हमें प्रोटेक्शन जल्द से जल्द लेना चाहिए। आप दुविधा में मत रहिए और वैक्सीन लगवाइए। क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा कहा जा रहा है कि कोवैक्सीन पूरी तरह भारत में विकसित वैक्सीन है, तो क्या ये भारतीय लोगों के लिए अच्छा है? क्योंकि ये भारत के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी देश अकेले कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि भारत में बने कोविशील्ड या कोवैक्सीन को दूसरे देशों में भेजा गया है। साइंस में इंडिया, अमेरिकन या यूके नहीं होता। हाँ ज़रूर, कोवैक्सीन बनाते समय भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय कंपनी और ISMR ने एक साथ मिलकर इसका विकास किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन केवल भारतीय लोगों पर कायम होगा और अन्य देशों के लिए ये कारगर साबित नहीं होगा। वैक्सीन साइंस के आधार पर बनता है, लेकिन ये हर देश में कायम हो सकता है। इसी वजह से हर देश में ड्रग कंट्रोलर या रेगुलेटर होते हैं जो इस बात को देखते हैं कि उनके देश की आबादी पर ये कायम है या नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्यों होते हैं? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सभी को चिंता होती है कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो ना जाने किस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। वैक्सीन लगवाने के सबसे आम लक्षण है सुई लगने की वजह से थोड़ा बहुत दर्द और थोड़ा बहुत बुखार। आप बुखार ठीक करने के लिए पैरासीटामोल खा सकते हैं, इससे इम्यूनिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अलग अलग शरीर है जो अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो ये कहना भी गलत होगा कि वैक्सीन ने काम नहीं किया है, इम्यूनिटी पैदा नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगी, आप डरिए मत। ज़्यादातर मामलों में हल्का बुखार और दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसे खास साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं कि हमें डरना चाहिए और वैक्सीन से पीछे हटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, क्या पहले डोज के बाद एंटीबॉडी बनने लगती है? अगर ऐसा है तो दूसरा डोज लेने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, ये बहुत अहम सवाल है। आप जो वैक्सीन ले रहे हैं वो वायरस का एक रूप है। हालांकि ये बीमारी नहीं फैला सकता है, ये निष्क्रिय रूप में या मृत अवस्था में होता है। ये वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा जैसे एडेनो वायरस लगाया गया, इन्हें ही वैक्सीन के रूप में लगाया जाता है। इन्हें एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन को देखते ही शरीर का इम्यून सिस्टम दो तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर प्रोटीन बनाता है, वही होता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। दोस्तों, शरीर यही नहीं रुकता, वो कुछ सेल बना लेता है। लेकिन आप स्पोर्ट में देखते हैं कि फाइनल मैच से पहले एक बार प्रैक्टिस करने के लिए रुक जाते हैं। उसी तरह दूसरा डोज बूस्टर डोज का काम करता है। वैक्सीन के 2 डोज के 2 या 3 हफ्ते बाद शरीर में पूरी तरह से एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। उसके बाद जब वायरस सही से शरीर के अंदर आते हैं तो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आने वाले समय में क्या तीसरे डोज की ज़रूरत पड़ सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है, जब वायरस अपना आंकड़ा बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अब तक के शोध में ये पाया गया है कि
कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, ये सब कामयाब रहेंगे। ये अभी तक के उपलब्ध के आंकड़े पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये तादाद बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है, ये वैक्सीन बीमारी के प्रभाव को कम करती है। इस वैक्सीन से यही उम्मीद है कि ये लक्षण और मौत को टालेगी। जिन लोगों की डेथ हुई है, इस पर वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन इस वजह से हम वैक्सीन से पीछे रहे, ये गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से खून के थक्के जमने की शिकायत आई थी। ब्रिटेन में या अन्य देशों में क्या कोविशील्ड से जुड़ा ऐसा कोई केस पाया गया है? तो इसका जवाब है, इस बारे में हमें रिपोर्ट मिली है। भारत में कोविशील्ड से ऐसे कोई खतरा देखने को नहीं मिला है। ऐसे में अपनी बारी आने पर वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। क्वेश्चन नंबर 11, मधुमेह, दमा, गुर्दे की किसी बीमारी या हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को वैक्सीन लगवाना चाहिए या उन्हें अब रुकना चाहिए? तो दोस्तों, इस बीमारियों को हम कॉर्माबिडिटीज़ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसके साथ उसको कोविड-19 संक्रमण हो जाता है। इसलिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी को अगर पहले से गुर्दे की कोई बीमारी है, रक्तचाप है या शुगर है, तो उन लोगों को कोविड-19 से ज़्यादा खतरा है। उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए इन्हें वैक्सीनेशन की शुरुआत में ही वैक्सीन देने के लिए चुना गया। अगर आपको इनमें से कोई बीमारी है तो आपको वैक्सीन लेने से पहले अपने फिजिशियन से ये जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि वैक्सीनेशन से पहले या उसके बाद कौन सी दवा छोड़नी है और किस दवा को फिर से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी ने कोविशील्ड की पहली डोज ले ली तो क्या वो दूसरी डोज कोवैक्सीन की ले सकता है या फिर उसका उल्टा कर सकता है? क्या ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा? तो इसका जवाब है, इस चीज़ को लेकर अब तक शोध नहीं हुआ है कि अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग डोज ली जा सकती है या नहीं। अगर आप पहला डोज कोवैक्सीन का ले लिए हैं तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का लीजिए, और अगर पहला डोज कोविशील्ड का लेते हैं तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या वायरस समय के साथ वैक्सीन रेजिस्टेंट हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आने वाले समय में हम इससे कैसे लड़ेंगे? दोस्तों, वायरस जब अपना आंकड़ा बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो वे वैक्सीन को स्किप कर सकते हैं। उसी टाइम हम अपने वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए वार्षिक फ्लू टीका का उदाहरण ले सकते हैं। ये एक ही जैसे नहीं होते हैं, इसलिए हम टीके में बदलाव कर लेते हैं। जिस तरह साइंस एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है, ऐसा करना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अगर किसी ने एक वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं और ये सोच लिया कि इसका असर 5-6 महीने ही रहेंगे, उसके बाद फिर कोई और वैक्सीन लेने की सोचे, तो क्या ऐसा किया जा सकता है या ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इसका जवाब है, हमें खुद ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिए, क्योंकि 2 डोज के बाद इम्यून मेमोरी बन जाता है। इम्यून मेमोरी 1 साल तक रहेगा। इसके बीच आपको देखने को मिलेगा कि वायरस ही नहीं है और वैक्सीन लगवा रहे हैं। ऐसा किस लिए? ऐसा मत कीजिए, ये सब नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक सोच से जब बात सामने आती है, उसे ही फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन आने में कितने समय लग सकते हैं? तो दोस्तों, ट्रायल चल रहा है, क्योंकि 18 साल से नीचे के लोग एडल्ट नहीं हैं, तो हम ये जानकारी जुटा रहे हैं कि उनके शरीर पर वैक्सीन का क्या असर होता है। इसकी वजह से कि हमें सबसे पहले सेफ्टी सुनिश्चित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डबल म्यूटेंट क्या है? ऐसे कुछ मामले पाए गए हैं जहां लोगों को बाहर से बहुत कम कांटेक्ट हुआ है, इसके बावजूद वे संक्रमित हो गए हैं। तो क्या ये इतना शक्तिशाली है? लोग इसे कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों,
म्यूटेंट वायरस का परिवर्तित रूप है। डबल म्यूटेंट जल्द से जल्द फैल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। हालांकि वो खतरनाक रूप ले सकता है, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पुराना म्यूटेंट या फिर डबल म्यूटेंट फैलता एक ही तरीके से है। अगर कोई बाहर जाता है लेकिन किसी तरह की ढिलाई बरतता है, फेस मास्क को ठीक ढंग से पहनना ज़रूरी है। इसलिए आप फेस मास्क को पहनिए ढंग से। फेस मास्क को ढंग से पहनकर इससे बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, अभी ब्लैक फंगस के मामले हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, भारत में बहुत सारे राज्यों में ऐसा पाया गया है। कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के नाक से ब्लैक फंगस या खून का निकलना पाया गया है। ब्लैक फंगस से म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी होती है। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। अगर हम कोई ऐसी दवाई लेते हैं जैसे स्टेरॉइड्स, जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उससे ये फैल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सोशल मीडिया से सीख लेते हैं कि हमें स्टेरॉइड इस्तेमाल करना चाहिए। हम दुकान जाकर बिना किसी से पूछे या सलाह लिए स्टेरॉइड ले लेते हैं। देखिए, बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेने या लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से दिक्कत आती है। देखिए, कभी कभी स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही स्टेरॉइड लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 होने पर वो शुगर की दवा लेना छोड़ देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से कई बार इन्वायरमेंट में रहने वाले फंगस हमारे अंदर चले जाते हैं। इसलिए तमाम तरीके की सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या हम पहले की तरह ज़िंदगी जी पाएंगे? तो जवाब है ज़रूर, लेकिन ये दो चीज़ पर निर्भर है। यह केवल वायरस पर निर्भर नहीं है। वायरस म्यूटेंट करते हैं, कुछ म्यूटेंट जल्द फैल जाते हैं। ये वायरस का व्यवहार है, लेकिन हमारे व्यवहार में अलग हम बदलाव नहीं करते और ढिलाई बरतते हैं, तो ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे। ये मैं कहना चाहूँगी कि हम तीसरे लहर को टाल सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के जरिए हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डबल म्यूटेंट वैक्सीन और वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर कई तरह के फेक न्यूज़ भी वायरल होते रहते हैं। इससे लोग कैसे बच सकते हैं? तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर जो जानकारी आपको मिल रही है उसकी एक बार छानबीन ज़रूर करें। इसके अलावा ICMR या मंत्रालय की ओर से कही जारी बातों पर गौर करें या इनकी वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ही फॉलो करें। आप ऑथेंटिक वेबसाइट से ही जानकारी लीजिए, गलत सूचना या गलतफहमियों में मत पड़िए। इसलिए विश्वसनीय स्रोत में जानकारी लेना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन कितना और क्यों ज़रूरी है? वैक्सीनेशन वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई में शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में मदद करती है। हम 3 से 4 वजह से टीकाकरण करते हैं। पहली, शरीर में कोई गंभीर बीमारी ना हो। दूसरी, असमय मौत ना हो। तीसरी, दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करूं। इसका चौथा कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। अभी तक की वैक्सीन गंभीर बीमारी की संभावना को कम कर देती है, असमय मृत्यु को कम कर देती हैं। हालांकि एक दूसरे से संक्रमण रोकने में कोई भी टीका सक्षम नहीं है। भारत में उपलब्ध टीके ही संक्रमण को रोकने में 30 से 40% सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैक्सीनेशन से हमारे शरीर में कौन से बदलाव होते हैं जिससे हम कोविड-19 से सुरक्षित रह सकते हैं? दोस्तों, ऐसा समझिए, एक बड़ा परिवार है जिसमें कई सारे लोग मौजूद हैं। जिसमें एक दबंग पहुंच जाता है तो परिवार को परेशान करने का काम करता है। ऐसे में जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो शरीर के अंदर एक मैसेज जाता है कि शरीर में कोई दबंग घुस आया है। ऐसे में शरीर प्राइमरी तौर पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया को रोकने का काम करता है। साथ ही शरीर में कुछ अन्य सेल्स जैसे वाइट सेल्स होते हैं जिसमें से एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, दूसरा मेमोरी बनाकर रखता है।
जब दूसरी बार ऐसे वायरस आते हैं तो वो उसके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक अच्छा कमांडो और एक पुलिसमैन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोविड-19 एक डबल म्यूटेंट है, क्या ये वायरस फैलाने के समान प्रक्रिया है? दोस्तों, वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, जिससे शरीर वायरस को पहचान ना सके। आरएनए बेस्ड वायरस 10 to 15 बार म्यूटेंट करता रहता है। पिछली बार सार्स आया था और 2 से 3 माह में ख़त्म हो गया था क्योंकि वो खुद को म्यूटेंट नहीं कर पाया। लेकिन कोविड-19 खुद को म्यूटेंट कर रहा है। पहले वायरस का म्यूटेशन ब्रिटेन, फिर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में हुआ। जहाँ म्यूटेशन होता है उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। भारत वाले म्यूटेशन को B1617 भी कहते हैं। ये म्यूटेशन ज़्यादा खतरनाक है। ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये जिस परिवार में एक बार फैल जाता है उसके सभी सदस्य को संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रिपल म्यूटेंट के बारे में सुना जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, ये B1618 म्यूटेंट है, लेकिन ये B1617 के मुकाबले कमज़ोर है। इसे सबसे पहले कोलकाता में देखा गया है। ऐसे B1618 ज़्यादा खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 24, देश में करीब 14 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों एक समान कोविड-19 के डबल म्यूटेंट से लड़ने में सक्षम हैं? तो दोस्तों, अमेरिकन न्यूज़ में बताया गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। वैक्सीन शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने में एक दीवार पैदा करता है। ये दोनों वैक्सीन अच्छी खासी दीवार बनाते हैं। इससे वायरस कम नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सपर्ट की माने तो वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर के टिश्यूज़ 2 से 4 साल तक वायरस को याद रखते हैं। अगर दोबारा वायरस का हमला होता है तुरंत शरीर के टिश्यूज़ वायरस के खिलाफ लड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हमारे शरीर में 2 V और T सेल्स होते हैं। V सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, वही T सेल्स मेमोरी सेल्स होते हैं जो 2 से 3 साल बाद वायरस को पहचान सकते हैं और शरीर को वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वैक्सीन की एफिकेसी क्या है और इसे कैसे तय किया जाता है? दोस्तों, एफिकेसी का मतलब है प्रभावी। हमारी कोवैक्सीन की प्रभाविकता 75 से 80% है, वही कोविशील्ड की 70 से 80%। वैक्सीन के टेस्ट के दौरान संक्रमण नहीं बल्कि कोविड के लक्षण पैदा होंगे या नहीं। मतलब मैं अगर 100 व्यक्तियों को टीका देती हूँ तो 70% लक्षण वाले पैदा नहीं होंगे, लेकिन 30% कर सकता है। वैक्सीन हमारे लक्षण यानी बीमारी से बचाती है। साथ ही वैक्सीन गंभीर बीमारी और मृत्यु से 95% तक बचाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कोविड संक्रमण के बाद डबल म्यूटेंट से संक्रमण होने की संभावना है, साथ ही क्या टीका लगाना चाहिए? दोस्तों, जिन्हें एक बार कोविड-19 संक्रमण हो चुका है उसको दोबारा संक्रमण होने की संभावना काफ़ी कम होती है, लेकिन अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो दोबारा कोविड-19 संक्रमण हो सकता है। साथ ही संक्रमण हो चुके व्यक्ति को टीका ज़रूर लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, कुछ लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगा लिए हैं, उनके 7 दिन बाद कोविड-19 संक्रमण हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, मेरे जानने में एक हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लगे करीब 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोरोना हो गया। हालांकि कोरोना संक्रमण बहुत हल्का था, उनकी उम्र के खतरे की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोरोना मरीज का इलाज करते हैं। ऐसे में उन्हें हल्का संक्रमण होने की संभावना रहती है, लेकिन आम लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद संक्रमण होने का खतरा बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है तो क्या वैक्सीनेशन के 1-2 दिन बाद दवा दोबारा शुरू कर देना चाहिए? तो दोस्तों, अगर वैक्सीन का पहला टीका लिया है और इसके बाद कोरोना संक्रमण हो गया है तो संक्रमण के ठीक होने तक इंतज़ार चाहिए। इसके 2 से 3 महीने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी चाहिए।
अगर पहले टीके और दूसरे टीके के बीच का अंतराल बढ़ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप या किसी अन्य बीमारी का दवा ले रहे हैं तो वैक्सीन लगाने के लिए कोई दवा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले टीका लगवाने वाले नर्स या डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, हर कोई कोविड-19 से बचने के तरीके बता रहे हैं। बिना लक्षण वाले लोग कोविड-19 की दवा खा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों, बेहतर है कि जब आप पॉजिटिव हो जाएं या फिर कोविड-19 के लक्षण दिखे तो डॉक्टर की सलाह से दवा लें। बिना ज़्यादा कुछ बदलाव किए लोगों को संतुलित आहार लेना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 31, क्या वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है? अगर हाँ, ऐसा है तो क्यों? दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में 3 में से 1 या 1.5 लोग पॉजिटिव होते हैं, मतलब करीब 33% लोग पॉजिटिव होते हैं। दरअसल होता यह है कि अगर आप सभी लोगों का टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि वो पॉजिटिव है, लेकिन कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखते हैं। ऐसे लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं जिसके 3 से 4 दिन बाद उन्हें कोरोना हो जाता है, तो इसका कारण वैक्सीन नहीं है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 32, कोविड-19 के डबल म्यूटेंट से शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है और ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, कोविड-19 हमारे शरीर में सांस के रास्ते प्रवेश करता है। ऐसे में सबसे पहले सांस लेने के तंत्र को डैमेज करता है। यही वजह है कि कोविड-19 के फेफड़े को संक्रमित होने लगते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने पर शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो 94 से नीचे ऑक्सीजन लेवल आने लगे तो ये चिंता की बात है। बता दें कि रात में सोते समय ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कोविड-19 के डबल म्यूटेंट में बिना कोई लक्षण दिखे अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, कुछ मामलों में अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्या लोगों को वैक्सीन ब्रांड चुनने का मौका मिलेगा? दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो भारतीयों को वैक्सीन ब्रांड चुनने का मौका सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस साल के अंत तक वैक्सीन के 4 से 5 ब्रांड आ सकते हैं। लेकिन कई कारणों की वजह से लोगों को वैक्सीन ब्रांड चुनने की छूट मिलने की संभावना कम है। मेरे मुताबिक सभी वैक्सीन समान हैं। ऐसे में वैक्सीन ब्रांड चुनने के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अचानक से नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, लोगों को पॉजिटिविटी के साथ मौसमी सब्जियां और फल खाने चाहिए, साथ ही रोजाना तौर पर व्यायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सारे सवाल, सारे जवाब सब यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।